तो कैसे हैं बेटे आप सब। वेलकम टू दी ऑनलाइन एडियोटिक्स प्लेटफॉर्म ऑफ पिनेकल इंस्टीट्यूट। माय नेम इज साहिल जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक विच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास दो चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। हमने इसमें सबसे पहले जो डील करना है वो करना है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। हम फर्स्ट चैप्टर से डील करना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि बायोटेक होती क्या है, बायोटेक की बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं, और हम बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनको कैसे परफॉर्म करते हैं। हमारा ये बेसिक सा एक जो है इस चैप्टर का मोटिव है कि हम इसके प्रिंसिपल्स को समझें, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी प्रोसेसेस काम कैसे करती हैं। ये दो चीजें समझ लें। इनको समझने के बाद हमने प्रोसीड करना होगा सेकंड पार्ट के साथ। जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा डील करेगा इसकी एप्लीकेशंस के साथ। किसके साथ डील करेगा? एप्लीकेशंस के साथ। और बायोटेक की जो एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर हम डील करेंगे कि किस तरह से बायोटेक को यूज करते हुए हमने अलग अलग फील्ड्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाई हैं जिससे ह्यूमन को कोई ना कोई बेनिफिट मिला हो। तो हम ये दोनों चीजें डील करेंगे। Now let's start with the first chapter which is biotech. Biotech के अंदर principle and processes समझते हैं। If we talk about the biotech principle and processes, first is the introduction of biotechnology. Introduction ध्यान से देखो। Biotechnology term was given by Carl Erke and biotechnology deal with the technique of using living organism and enzymes from organism to produce product and processes useful to human। मतलब ऐसी कोई भी अगर हमारे पास प्रोसेस है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके एंजाइम्स को यूज करते हुए कोई प्रोसेस है जिससे ह्यूमन को बेनिफिट मिल रहा हो, ह्यूमन बेनिफिट हो रहा हो, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। मींस वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म so that we can obtain some kind of benefit, some kind of product, some kind of service for the beneficiary of humans। ये बात क्लियर। बायोटेक्नोलॉजी के दो पर्सपेक्टिव है, एक है ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है न्यू एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या फर्क है? जो हमारे पास ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है हम उसके अंदर देखते हैं कि माइक्रोब्स का यूज किया जाता है टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, लाइक they are based on the natural capability of an organism, like making curd, bread and wine. These all are microbes mediated processes and can be thought as form of biotechnology which was early age biotech। तो in a sense आपके घर में एक एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रेजेंट है। आपकी सभी की अगर मदर्स को कर्ड बनाना आता है तो आपकी मदर भी एक टाइप की क्या है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ऐसे वो चीज नहीं है। इसका स्कोप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होते हुए बहुत डाइवर्सिफाई होता जा रहा है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपके घर के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं पर उनको पता ही नहीं है कि वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। और अब सभी एक काम कर सकते हैं, अपने घर पे जाएं, अपनी मम्मियों को बताएं कि अगर मम्मी आप दही बना लेते हैं राइट, तो आप भी क्या हैं? एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि आपने भी माइक्रोब्स की यूज करते हुए ह्यूमन को एक बेनिफिशियरी दी, बेनिफिशियरी यानी एक प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड की, और वो सर्विस या प्रोडक्ट हमारे पास इन केस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? लाइक कर्ड। सिमिलर डिस्टिलरीज जो हैं, जो वाइन प्रोड्यूस कर रही हैं, बियर प्रोड्यूस कर रही हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग बायोटेक। एंड सिमिलरली जो ब्रेड हैं, बेकरीज हैं, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग फर्मेंटेशन टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग ब्रेड, राइट। बट अब हम देखेंगे न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या चीजें आई। तो उसके अंदर देखो न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में देखा गया बेस्ड ऑन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, इंसुलिन का जैसे प्रोडक्शन है, has been transferred and expressed in the bacteria like E. coli. However, it is used in a restricted sense today to refer such of those processes which uses genetically modified organism to achieve the same or large scale effect। मतलब हमने पिछला कंसेप्ट देखा कि नेचुरल कैपेबिलिटीज है। न्यू कंसेप्ट में क्या है? अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो हम उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए उसको अगर हम मैनिपुलेट करते हुए उनमें से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कैसे?
ह्यूमन के अंदर इंसुलिन एक प्रोटीन है, पेप्टाइड हार्मोन है जो बहुत यूजफुल है, वो जो चाहिए। हमें इसको ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमन के अंदर में से जीन निकालनी है इंसुलिन कोड करने वाली। इस जीन को ई कोलाई के अंदर हमने जब इंट्रोड्यूस किया और उसमें से जब प्रोटीन इंसुलिन हमने निकाली, तो वो इंसुलिन जो हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये हमारी किस टाइप की टेक्नोलॉजी है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? इन सभी चीजों को मिलाते हुए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, वहां पे क्वेश्चन आ जाता है EFB स्टैंड्स फॉर, किस चीज के लिए स्टैंड करता है? तो वहां पे अलग अलग टर्म्स दी होती हैं, आपको याद रखना है। E स्टैंड्स फॉर यूरोपियन, F स्टैंड फॉर फेडरेशन एंड B stands for biotechnology. So it is the European Federation of Biotechnology who has given a definition which includes both traditional and modern molecular biotechnologies in them. तो ये क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो ये डेफिनेशन के अंदर कोई भी गलती हम ना करें। डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, part thereof, molecular and analogues for products and services। मतलब हमने नेचुरल साइंसेस को यूज करते हुए या ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए या उसका कोई पार्ट यूज करते हुए या उसका सेल यूज करते हुए या उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज करते हुए अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑब्टेन की है तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब अगर आपने लैक्टोबैसिलस से कर्ड जमाया, कर्ड बनाया, तो कर्ड बनाने की जो ये प्रोसेस है ये बायोटेक है। सिमिलरली अगर आप इसकी कोई ऑर्गेनेली यूज कर रहे हो, इसका पार्ट यूज कर रहे हो, लैक्टोबैसिलस या किसी भी सेल का कोई पार्ट यूज कर रहे हो, तब भी ये बायोटेक है। और अगर आप इसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स लाइक डीएनए, आरएनए, राइट, प्रोटीन, इन सब को यूज कर रहे हो और इनसे अगर आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑब्टेन कर रहे हो, तो ये भी एक टाइप की क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। क्या ये बात क्लियर? तो हमने बहुत ही वाइड स्कोप में समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी कहां से लेकर कहां तक चलती है। आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज असिस्ट करती हैं सो दैट अ इनफर्टाइल कपल कैन आल्सो हैव children of their own using various different types of methods, right? तो वो भी एक टाइप की क्या होगी? बायोटेक्नोलॉजी। क्या ये बातें क्लियर है? अब ये बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस के बाद हमारे पास आ जाते हैं बायोटेक के प्रिंसिपल्स। अगर हम बच्चे प्रिंसिपल्स की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये ध्यान से समझना, प्रिंसिपल्स बायोटेक्नोलॉजी के दो चीजें पे हैं। एक है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या फर्क होता है दोनों में? बच्चे किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसकी बात करेंगे, क्या कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, जीन्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, यानी कि जीनोमिक मटेरियल विच कुड बी डीएनए और इन सम केसेस इट कुड बी आरएनए, इसको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, क्लोन कैसे कर सकते हैं, राइट, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारा हमारा जो एस्पेक्ट है ये किस में आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है कि हम स्टराइल कैसे करेंगे, डाउनस्ट्रीम यानी प्रोडक्ट को ऑब्टेन कैसे करेंगे, राइट, मेंटेन कैसे करेंगे, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसको मेंटेन करना, एनवायरनमेंट उसको साफ सुथरा देना, डाउनस्ट्रीमिंग यानी प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना, निकालना, ये सारी प्रोसेसेस हमारी किस में आ जाती हैं? डाउनस्ट्रीमिंग से लेकर बायोस्टेरिलिटी को लेकर, अगर हम बात करें मेंटेनेंस से लेकर, ये सभी किस में आ जाते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ये हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम देखें तो इन दोनों से हम देख पाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए सम एडवांटेजेस हैव गेन ओवर द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम देखें तो इन सभी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए तो एडवांटेजेस मिली हैं ओवर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। कैसे बच्चे? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी होती थी उसके अंदर हम क्या करते थे कि दो बेस्ट ऑफ द ब्रीड्स को लिया, एक मेल एक फीमेल, इन दोनों को ब्रीड करवाकर जो प्रोजनी बनी, इस प्रोजनी को आगे हाइब्रिड बोला गया और ये हाइब्रिड के अंदर हम वेरिएशंस अपने अपने ढूंढते थे।
पर इसमें दिक्कत क्या थी, हम इसमें से जो अनडिजायर्ड जीन्स हैं, ऐसा कोई करेक्टर अगर प्रेजेंट है ना पेरेंट में जो हमें नहीं चाहिए, उस करेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से अगर आएगा तो आ ही जाएगा, तो ये रिमूव नहीं हो सकते, राइट। दूसरा, जितना भी हम ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्रोजेनी के अंदर जीनोम लेकर आ सकते हैं, वो सिर्फ 2 ही सोर्स मटेरियल से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी तीसरी स्पीशीज या किसी और टाइप की कैटेगरी का कोई भी डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड जो हमारे पास फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, उनके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर पाए, तो हम नहीं कर सकते। ओनली ट्रेट्स ऑफ ट्रू ऑर्गेनिज्म, ओनली ट्रेट्स, या अगर हम बात करें जीनोम ऑफ टू ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड। और तीसरा, इसमें हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग जीन्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं, न्यू जीन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ये थी ट्रेडिशनल में। बट एडवांटेजेस अब हमने क्या मिली, एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक, मॉडर्न बायोटेक, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसको बोल देते हैं, राइट। तो इसकी एडवांटेजेस क्या थी, इसके अंदर हमें अनडिजायरेबल जीन्स को रिमूव कर सकते हैं, पहला ये कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीपल डिजायर्ड जीन्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं सिर्फ उसी को इंप्रूव करना है, हम नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद दी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनिज्म, और इनको हम बच्चे बोल देते हैं, वी कैन कॉल दिस ऑर्गेनिज्म एज genetically modified organism, that is GMO, because we have modified their genetic structure, जीनोम को वेरीफाई की है, जीनोम को हमने मॉडिफाई की है, तो ये क्या बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये बात क्लियर। अब इन बातों के बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं कि क्या बेसिक स्टेप्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन क्लोनिंग करने के लिए। तो इसके अंदर हम बच्चे क्या देखेंगे, हमारे पास 3 मोटे मोटे स्टेप्स आते हैं। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। पहले हमें ये पता होगा कि ये ट्रेट चाहिए। मान लो हमें ट्रेट चाहिए कि हमें इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो कोई ना कोई जीन कोड करता होगा, तो हम ढूंढेंगे पूरे जीनोम के अंदर कि इंसुलिन कोड करने वाली जीन कौन सी है। पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर, इस डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने की ट्राई करेंगे। मान लो हमने ये फॉरेन डीएनए लिया, हम इस फॉरेन डीएनए को, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, इसको लेकर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसके अंदर, हमारे होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चे हमें एक खास चीज क्या करनी पड़ेगी कि फॉरेन डीएनए में से डिजायर्ड जीन को निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकाल लेंगे आगे चलकर समझेंगे। और दूसरी तरफ इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई वेक्टर चाहिए होगा। वेक्टर जनरली क्या होता है, व्हीकल ऑर्गेनिज्म। जैसे आप देखते हो ना, जो मॉस्किटो होता है वो बाइट करता है, जो मॉस्किटो बाइट करता है तो बाइट कर कर अलग अलग पैथोजेंस को हमारी बॉडी में छोड़ जाता है। ह्यूमन हेल्थ में आप जैसे पढ़ते हो कि मलेरिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे फैलता है कि प्लाज्मोडियम आया मॉस्किटो के साथ, तो मॉस्किटो को क्या बोला, वेक्टर। सिमिलरली हमारा डिजायर्ड डीएनए भी जब होस्ट में जाएगा तो जिस जीनोम के साथ या जिस मटेरियल के साथ जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। वेक्टर एंड डिजायर्ड जीन को हम जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे आगे समझेंगे। और जब हम अपने डिजायर्ड जीन को किसी भी वेक्टर या किसी भी और जीनोम के अंदर जोड़ें तो उस टाइप के डीएनए को क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। इसको हम और भी क्या बोल देते हैं, काइमेरिक डीएनए। तो ये 2 चीजें होती हैं। अब ये काइमेरिक डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए देन इंट्रोड्यूस होता है होस्ट के अंदर, और इस होस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन वाले स्टेप को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कोई भी सेल अपनी सिर्फ ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के साथ प्रेजेंट था। इकोलाई के अंदर अगर मान लो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए फॉरेन जीनोम इनटू द ऑर्गेनिज्म। जब तक ये जीनोम ऑर्गेनिज्म में नहीं आया तो उसके अंदर सिर्फ अपना खुद का कंटेंट था, खुद का जीनोम था, तब तक वो ऑर्गेनिज्म नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको बाय बर्थ या बाय एवोल्यूशन ना मिली हो, राइट।
बट जैसे ही हमने कोई बाहर का डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया तो इंट्रोड्यूस करते क्या हुआ, जो फॉरेन डीएनए आया उसकी प्रॉपर्टीज भी सेल के अंदर आ चुकी हैं। अब सेल अपने आप को क्या कर चुका है, ट्रांसफॉर्म। क्या कर चुका है, ट्रांसफॉर्म। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन जीन इनटू द जीनोम ऑफ ए होस्ट। होस्ट के जीनोम में, होस्ट के स्ट्रक्चर में, होस्ट के सेल के अंदर अगर हमने कोई भी बाहर की डीएनए, कोई भी बाहर का जो है जीन वो डाल दिया, कोई भी बाहर का अगर हम बात करें डीएनए जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और जिसके अंदर ये गया है उसको हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी खास बात क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेंट ऑर्गन हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कुछ भी बाहर का जीन चला गया जो हम जानते ही नहीं है, जिससे हमारा कोई काम ही नहीं है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और दूसरा है जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन वेक्टर के साथ जुड़कर गया है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है विद डिजायर्ड जीन, तब हम उसको बोलेंगे रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। यानी अगर ट्रांसफॉर्म किया हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए ने तो बोलेंगे रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुई पर जीनोम फॉरेन कोई और चला गया, रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, तो बोलेंगे नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या ये बात क्लियर है? ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, कि ये डीएनए आगे चलता रहे, ये भी इंश्योर करना हमारा बेसिक स्टेप है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इन तीनों पॉइंट्स में से बच्चे आपको क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर। ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी की ही एग्जैक्ट लाइनिंग्स हैं, इनको आप कवर करें। एनसीईआरटी का ही ये हमारा डायग्राम है। इन दोनों चीजों को आप ध्यान से समझें, इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान से स्टडी करें। आपकी ये दोनों चीजें एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप सभी को ये बातें क्लियर होंगी जितनी अभी तक मैंने बताई हैं। एक बार इस पूरे पेज को विजुअलाइज करो। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, वो हम बताने की, आपको क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या यहां तक ये सभी को क्लियर हो गया है? इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? आई होप सभी को ये बातें क्लियर होंगी। अब हम बच्चे आगे पढ़ेंगे। आगे हमने देखना है तो ध्यान से देखना। आगे हमारे पास अगला आ जाता है की टूल्स। अगर हम बच्चे की टूल्स की बात करें तो की टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर three main tools. One is the different types of enzymes used. Second is the vector, the organism which is carrying our foreign DNA and introducing this into the host. Second that, and third is the host, जो हम जिसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा टूल में हमारे पास वो भी है जहां से सोर्स आया डीएनए का, वो सैंपल भी होगा, राइट। पर हमारा मेन क्या है, एंजाइम, वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। बच्चे अगर हम बात करें सबसे पहले एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स के बहुत सारे टाइप्स यूज होते हैं, जैसे लाइएजेस टाइप के एंजाइम यूज होते हैं, न्यूक्लियेजेस यूज होते हैं, पॉलीमरेजेस भी यूज होते हैं इन द टेक्निक, लाइगेजेस भी यूज होते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेट भी यूज होता है। तो ये सभी चीजें यूज होती हैं।
अब इनमें देखो हमारे पास सबसे पहला एंजाइम की क्लास आ जाती है लाइएजेस। क्या होता है ये लाइएजेस? तो लाइएजेस एंजाइम वो जो लाइज करते हैं, लाइज मींस ब्रेक डाउन करते हैं। क्या ब्रेक डाउन करते हैं बच्चे? सबसे पहले आपको किसी भी सेल में से अगर डिजायर्ड जीन निकालना है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आप किस चीज को ब्रेक डाउन करो? तो आपका पहला स्टेप होगा कि आप उसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने की ट्राई करो। अगर हम देखेंगे कि ये बैक्टीरिया का सेल है तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी और उसको ब्रेक करेगा लाइसोजाइम। और अगर ये प्लांट का सेल वॉल है तो उसको सेलुलेज या पेक्टिनेज जो है एंजाइम डिग्रेड करेगा। अगर ये हुई फंगस की तो फंगस का एक्सोस्केलेटन या सेल वॉल होती है काइटिनेज की, तो ये काइटिन ब्रेक करेगा काइटिनेज। और अगर ये हुई सिंपली सेल मेम्ब्रेन तो इसको ब्रेक करेगा लाइपेज। लाइपेज तो सभी को चाहिए, बैक्टीरिया के अंदर लाइसोजाइम, प्लांट के अंदर सेलुलेज और फंगल के अंदर काइटिनेज, ये तीनों की भी जरूरत होगी टू ब्रेक डाउन दिस सेल वॉल। ये चीजें आपको बच्चे अगर हम बात करें तो आपको साफ साफ जो है आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है और इनमें से क्वेश्चन भी आता है। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं तीनों में से, आपको पता हो। इनके ब्रेक डाउन होने के बाद हमने प्रोटीन्स को ब्रेक करना है तो प्रोटीएज चाहिए होगा, कार्ब्स को ब्रेक करना है तो अमाइलेज चाहिए होगा, कार्ब को ब्रेक करना है तो क्या चाहिए होगा? अमाइलेज। और अगर हमें ब्रेक डाउन करना है, अगर हमें ब्रेक डाउन करना है आरएनए को तो आरएनएज चाहिए होगा। पर क्या आप डीएनए यूज करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डीएनए यूज करते आपका जेनेटिक मटेरियल जीनोम ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको यूज नहीं करोगे, बाकी सभी को यूज करोगे। इन सभी को यूज करने के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस बच्चे वो होते हैं जो डीएनए को सिस्टमैटिकली ब्रेक करते हैं, और ये ब्रेक करते हैं डीएनए का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड से कट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से एंड की तरफ से आ रहे हैं अंदर की तरफ कट करते हुए, तब हम इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, कि बाहर से कट करना स्टार्ट किया फ्रॉम द एंड। क्लियर? लेकिन अगर ये कट कर रहे हैं एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कट लगा रहे हैं, ऐसे रैंडमली कट नहीं लगा रहे, किसी एक पॉइंट के ऊपर सोच समझकर परख के कट लगा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। अब ये एंडोन्यूक्लियस जो होता है इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल देते हैं। क्यों? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट द इन्फेक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोट्स के लिए एक टाइप का क्या होता है, ये प्रोकैरियोट्स के लिए एक टाइप का सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज की जो ग्रोथ है उसको होने से रोकता है। क्लियर? क्योंकि ये बाहर से आने वाला जो डीएनए है जो मिथाइलेटेड नहीं है, नॉन मिथाइलेटेड है, उस डीएनए को ब्रेक कर देता है, और सेल्फ जो मिथाइलेटेड डीएनए है उसको कभी ब्रेक डाउन नहीं करता। तो ये बाहर से आने वाले डीएनए को ब्रेक करेगा, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक कहां करेगा? एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन दी डीएनए। क्वेश्चन आता है हाउ इज दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज सीन। तो बच्चे ये जो स्पेसिफिक पॉइंट की बात आती है, ये स्पेसिफिक पॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए सीक्वेंस व्हिच इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बच्चे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए सीक्वेंस। क्या होता है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? तो बच्चे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है, व्हेन वी रीड दिस सीक्वेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑन द बोथ स्ट्रैंड इट विल बी रेड इन सेम मैनर। लाइक नाम से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मान लो एक नमन नाम है, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है मलयालम, पर हम नमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी है। नमन नाम में अगर आप देखोगे तो इधर से अगर इधर पढ़ रहे हो NAMAN, राइट, और अगर आप बैक से फ्रंट पढ़ रहे हो तब भी NAMAN सेम पढ़ा जा रहा है। तो आपने अगर डायरेक्शन सेम रखी और उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो दोनों तरफ से सेम पढ़ा जा रहा है। ये हमारा क्या है? एक टाइप का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हम एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखते हैं विच इज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ गया जैसे GAA TTC, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम मान लेते हैं ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के अंदर GAA TTC है, तो इसका बैक सीक्वेंस होगा C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का A, T का A, A का T, A का T, G का C।
तो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर ये सीक्वेंस होगा। अब आप इसको पढ़कर देखो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर पड़ा GAATTC, और नीचे भी जब पढ़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो क्या आएगा GAATTC। तो इस टाइप का कोई भी सीक्वेंस हमारा क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस टाइप का सीक्वेंस हमारा क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब समझ में आया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं व्हेन वी रीड दिस सीक्वेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA, इट विल बी read in the same manner, it will be read in the same manner। क्या ये बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब हम बच्चे समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उनके बारे में कुछ खास बातें। जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था विच वाज HindII, ठीक है, ये नाम होते हैं ऐसी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल आ जाता है EcoR1। पहला क्वेश्चन आता है इनके नाम ऐसे क्यों है, और HindII पहला डिस्कवर्ड जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कैसे है। बच्चे EcoR1 के अंदर जो E है इट स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द जीनस एंड इट इज इन द कैपिटल, जैसे E स्टैंड्स फॉर एस्चीरिया। सेकंड 2 लेटर्स स्टैंड्स फॉर द स्पीशीज एंड दे आर ऑलवेज इन द स्मॉल लेटर्स, स्मॉल केसेस। R स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे स्ट्रेन यहां पर है एस्चीरिया कोलाई, कोलाई का स्ट्रेन है RY13, तो RY का R यहां पर आया। और 1 है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, यानी अगर हम देखेंगे एस्चीरिया कोलाई का RY13 स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, और उसमें से हमने जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स ऑब्टेन किए, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनमें से सबसे पहला जो हमें मिला होगा वो क्या होगा, EcoR1। फिर कौन मिला होगा, EcoR2। फिर कौन मिला होगा, EcoR3। फिर कौन मिला होगा, EcoR4। फिर कौन मिला होगा, EcoR5। इस तरह से मिले होंगे। तो ये नेमिंग का पैटर्न है। स्ट्रेन इसमें से ऑप्शनल है, अगर हमने स्ट्रेन किया बैक्टीरिया तो स्ट्रेन का नाम आ सकता है, वरना नहीं भी आता, जैसे PST1, PVU1, इनमें स्ट्रेन का नाम ही नहीं है। पर कुछ में है भी है, जैसे बाम H1, इसमें स्ट्रेन का नाम है। तो ये डिपेंड करता है, तो स्ट्रेन इज ऑप्शनल, बाकी सब सेम नेमिंग में होगा। क्लियर है ये बात? दूसरा, फिर HindII फर्स्ट डिस्कवर्ड कैसे हुआ? Why? बिकॉज HindII जब डिस्कवर हुआ तो इसकी एक्टिविटी के साथ ये करता क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये हमें सबसे पहले HindII के अंदर ही पता चला था, HindI के अंदर नहीं पता चला। दूसरा क्वेश्चन, EcoR1 किसको कट करता है? तो EcoR1 कट करता है GAATTC सीक्वेंस को। आपको एक साइड का अगर सीक्वेंस याद है तो दूसरे साइड का सेम होना चाहिए, CTTAAG, इस तरह से सेम होना चाहिए। आप इस सीक्वेंस को एक स्ट्रैंड को याद करके भी कर सकते हो, दोनों स्ट्रैंड्स को याद करके भी कर सकते हो, पर एक स्ट्रैंड को याद करो, दूसरे को उससे मैच करो। सीक्वेंस क्लियर? EcoR1 हमेशा कट मारता है G और A के बीच में, G और A के बीच में, ये यहां पर कट करता है, और ये कट करने पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर देगा। ध्यान से देखना, एक स्टैंड ये हुआ, दूसरा एक सेकंड, गलती होगी, इस तरह से स्टैंड होगा। अब आप यहां पे देखो तो इन दोनों के बीच के फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड किसने तोड़ दिए, ये वाले बॉन्ड किसने तोड़ दिए, हमारे एंजाइम ने। कौन सा एंजाइम है हमारा, EcoR1। EcoR1 कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस टाइप का एंजाइम है, न्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है। किस टाइप का एंजाइम है, न्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है। और ये टूटने पर जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी टूट गए, और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण हमने क्या देखा कि यहां पर ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये क्या बन चुके हैं, स्टैगरिंग स्टैंड, स्टैगर एंड, जिसको हम स्टिकी एंड भी बोल देते हैं। स्टैगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लटक रहे हैं दोनों साइड से, दोनों इस तरह से जुड़े हुए थे, अलग हुए, लटकना शुरू कर गए, लटकना शुरू कर गए, दोनों एक साथ थे, टूटे, टूटा क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक था तो वो भी बिखर गया, बिखरने के कारण दोनों क्या कर रहे हैं, लटक रहे हैं, स्टैगर कर रहे हैं। और ये स्टैगरिंग स्टैंड अगर एक दूसरे के बहुत पास आए तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनको क्या करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश, और इसी जोड़ने की कोशिश के कारण हम इन दोनों को और भी क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, और भी क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। पर अगर कोई ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है जो दो स्ट्रैंड्स को
तोड़ता है बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से। तो यहां पर ऐसा कोई भी स्टिकी एंड नहीं बनेगा, तब हम इसको बोल देते हैं बच्चों ब्लंट एंड। क्या बोल देते हैं बेटा? ब्लंट एंड। क्या बोल देते हैं? ब्लंट एंड। क्या ये बात क्लियर है? एक है स्टिकी एंड, दूसरा है ब्लंट एंड। दोनों में से हेल्पफुल ज्यादा कौन सा होगा? स्टिकी एंड। दोनों में से हेल्पफुल ज्यादा कौन सा होगा? स्टिकी एंड, बिकॉज स्टिकी एंड हेल्प्स इन द सेल्फ लाइगेशन ऑफ टू स्ट्रैंड। इट हेल्प्स इन द सेल्फ लाइगेशन ऑफ टू स्ट्रैंड। तो ये डीएनए लाइगेज का काम आसान करता है। व्हाट इज डीएनए लाइगेज? डीएनए लाइगेज इज द एंजाइम व्हिच इज रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तोड़ता है, डीएनए लाइगेज दो स्ट्रैंड्स के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर उनको जोड़ता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है? उन दोनों को जोड़ता है। और इसके अलावा आपने एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम पढ़ा, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का बच्चे काम क्या है कि वो यहां पर जो ये स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में ना जुड़े, इसीलिए 5 प्राइम में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और 5 प्राइम के ऊपर भी क्या लगा देता है? OH। क्लियर है? आपको इतना आइडिया अगर आ चुका है, जितनी बातें अभी तक मैंने पहले वाली ये सारी कवर की, तो आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ। इनमें से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे, इनमें से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्या ये बातें सभी क्लियर हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं? एक बार रिकॉल करो। क्या यहां तक ये सारी बातें क्लियर हैं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। आई होप सभी को ये बातें क्लियर हो। बच्चे एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1963। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमें लगभग पता चला था 1963 के अंदर, जो हमने देखा। और इसके अलावा आज की डेट में 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिले हैं, और ये हमें 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं? 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। क्या ये बातें क्लियर हैं? आई होप सभी को ये बात क्लियर है। नोमेनक्लेचर क्लियर होगा, स्टिकी एंड वाला क्लियर होगा, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाली बात भी क्लियर होगी। कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसको ये क्लियर नहीं है, ठीक है? आई होप सभी को ये बातें पता हो। आई होप सभी को बातें क्लियर हैं। अब बच्चे हमने आगे बात करनी है, हमारे पास आगे आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज द एक्शन। अब ये पे देखो, ये एक्शन समझा रहा है। इको R1 दोनों तरफ पे कट लगाता है, दोनों तरफ पे कट लगाने पे स्टिकी एंड्स बने। ये स्टिकी एंड्स में से जो हमारा नॉन रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमने बाहर कर दिया, और जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं इन दोनों को जोड़ा। जोड़ा किसने? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज हमें T4 डीएनए लाइगेज मिलता है T4 बैक्टीरियोफाज से, तो यहां पर ये याद रखना है। डीएनए लाइगेज इन दोनों सेगमेंट्स को जोड़कर आपस में कंबाइन कर सकता है, यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है। वाले से पढ़ना है। सेकंड वाला हमारे पास आ जाता है वेक्टर। अगर हम बात करेंगे तो अब हमारे पास जो सेकंड आएगा वो होगा वेक्टर्स। आफ्टर द एंजाइम्स अब हम वेक्टर्स के बारे में समझेंगे। वेक्टर्स बच्चे बेसिकली इज अ टाइप ऑफ व्हीकल डीएनए। ये व्हीकल डीएनए अगर हम बच्चे बात करें अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे हो सकता है ये प्लाज्मिड, ये हो सकता है कॉस्मिड, इट कुड बी बैक, इट कुड बी यैक। क्या होते हैं बैक यैक? बच्चे बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड यैक होता है
ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब वेहिकल डीएनए का काम क्या है? तो बच्चे हमारा जो फॉरेन डीएनए है उस फॉरेन डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेकर जाने के लिए कोई ना कोई, अगर हम बात करें, सोर्स चाहिए, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेहिकल डीएनए या वेक्टर। ये वेक्टर डीएनए का काम क्या है कि हमारे फॉरेन डीएनए को ये कैप्चर करता है और उसको ट्रांसफर करता है इनटू दी कंपिटेंट होस्ट। जैसे आप देखते हो मॉस्किटोज जो है दे आर वेक्टर फॉर सेवरल पैथोजेंस ड्यू टू विच मलेरिया हुआ, अगर हम बात करें फ्लायरेसिस हुआ, एलिफेंटेसिस हुआ, ऐसी डिसीजेज हमारे में फैल पाती हैं क्योंकि मॉस्किटो इनके पैथोजन को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है। सिमिलरली हमारे फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करेगा वेहिकल डीएनए। वेहिकल डीएनए के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरिया के लिए आता है वो आते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा chromosomal DNA which can replicate independent of bacterial chromosomal DNA। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा ये जो है हमें क्या देखने को मिलेगा? रेप्लिकेट कर सकता है, जिसके कारण हमारे लिए बहुत यूनिक एक्सप्रेशन बन जाता है। प्लाज्मिड में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टैनले कोहेन है उसका डेवलप किया हुआ प्लाज्मिड जो है वो यूज हुआ था इन देयर एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हमने देखा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स डेवलप हुए, और ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो हमारे पास डेवलप हुए उसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है PBr322। इन दिस BR स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिगस, राइट। ये जो बॉलीवर एंड रॉड्रिगस हैं दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सिमिलरली SC इज द डेवलप्ड प्लाज्मिड वाज PSC व्हिच वाज स्टैनले कोहेन, ठीक है। तो यहां पर ये जो साइंटिस्ट का नेम है अभी तक कैसा होता था, अब ये चेंज हो चुका है। अब यहां पर जो प्लाज्मिड का नेम होता है आर्टिफिशियली, उसके अंदर हमारे पास उस लैब का, उस यूनिवर्सिटी का नाम आता है। जैसे हमारे पास एक है पक्केट, UC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, एंड हेयर 8 स्टैंड्स फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे PBR के जो थ्रू डेवलप किए हुए ऐसे प्लाज्मिड जो बॉलीवर और रॉड्रिगस ने डेवलप किए वो काफी सारे होंगे, उनमें से जो यूनिक नंबर है वो 322 डेडिकेटेड है टू दिस प्लाज्मिड। किसी भी वेक्टर के पास 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला ओरी इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये कॉपी नंबर डिसाइड करता है कि कितनी कॉपीज जो हैं एक स्ट्रक्चर की, एक डीएनए स्ट्रक्चर की बन सकती हैं इन अ होस्ट, कॉपी नंबर डिसाइड करेगा। ओरी से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ओरी के बाद दूसरी चीज आती है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। दीज आर दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वेयर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन कट। जैसे आप देख पा रहे हो EcoR1, CLA1, HIN3, these all are cloning sites where these different types of restriction endonuclease can cut। तो CLA1 वो साइट है जहां पर CLA1 वाला एंजाइम कट करेगा। EcoR1 वो क्लोनिंग साइट है जहां पर EcoR1 कट करेगा। सिमिलरली HIN3, सिमिलरली BAMH1, SAL1, PVU1, PVU2, PST1। क्लियर? And the third thing which is important is called selectable marker। बच्चे selectable marker are those types of antibiotic resistant genes which are responsible, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? which are responsible for selecting transformant from नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमें ना किसी भी एक्सपेरिमेंट में दिखता तो होता नहीं है कि सेल में क्या हो रहा है, तो हमें ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए जो हमें दिखा पाए या हमें बता पाए कि कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और कौन सी ऐसी हमारी कॉलोनीज है जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स इस रिकॉग्निशन में काम करते हैं। बहुत सारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारी एनसीईआरटी में कोड किए हुए हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बच्चे बात करें क्लोनिंग साइट के लिए, एक चीज याद रखना, एक टाइप की क्लोनिंग साइट किसी भी प्लाज्मिड में एक ही प्रेफर की जाती है। क्यों?
मान लो इको R1 की यहां पर दो साइट हो, इधर भी इको R1 प्रेजेंट हो, तो होगा क्या? जैसे ही आप इको R1 यूज करोगे तो इको R1 यहां पे भी कट करेगा, यहां पे भी कट करेगा। तो आपका ये जो प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड रिंग स्ट्रक्चर था, ये टूटकर दो स्ट्रक्चर्स बना लेगा, जबकि हमें क्या चाहिए था कि सर्कुलर स्ट्रक्चर जब टूटे तो एक ही बार में निकले। अगर सर्कुलर स्ट्रक्चर एक बार में टूटेगा तो वो स्ट्रेट चेन बना पाएगा, बट अगर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दो में टूटा तो वो दो अलग अलग चेन्स बना लेगा। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्लाज्मिड क्या रहे? इंटैक्ट। और इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि एक टाइप की क्लोनिंग साइट कितनी हो? सिंगल। क्लियर? अब हम इस चीज को देखते हुए देखते हैं कि हाउ डज दिस प्लाज्मिड ऑफ PBr 322 इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हम PBr 322 का ये प्लाज्मिड देखेंगे। PBr 322 का ये जो प्लाज्मिड है, इसके अंदर दो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, और ये सिलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसके अंदर ओरी की साइट भी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अंदर एक साइट है जिसको बोलते हैं आरओपी। आरओपी इज ए स्ट्रक्चर which codes for some kinds of protein which help in replication. So it is the region from where proteins for replication are coded. ठीक है, and there is presence of different cloning sites जैसे EcoR1, CLA1, HIN3, PVU second, and other are BAM-H1, SAL1, PST1, PVU1। ठीक है, अब इनमें से ये सारी क्लोनिंग साइट्स में से हमारे लिए जो फंक्शनल साइट्स हैं वो सिर्फ यही चार हैं, बाकी चार जो है हमारे लिए वो फंक्शनल है ही नहीं। कारण जो सिलेक्टेबल मार्कर पे साइट होगी हमारी, सिर्फ वही हम यूज कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को सक्सेसफुली बनाने में और उसकी सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए। बाकी क्लोनिंग साइट्स के ऊपर अगर हम डीएनए ऐड भी करवा दें तो हम उसको रिकॉग्नाइज, उसकी सिलेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो सिलेक्शन सिर्फ तभी होगी जब वो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन के ऊपर आकर कट लगा रही है, क्योंकि जैसे ही हमने PVU1 से कट लगाया तो एम्पिसिलिन की जीन टूटी, और यहां पर जो हमारी जीन आ रही है वो जीन अब एम्पिसिलिन की जीन को, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को तोड़कर उसको क्या कर देगी? इनएक्टिवेट। और हमें पता होगा कि हमारा प्लाज्मिड एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस वाला जीन अभी भी उसमें प्रेजेंट है, तो एक डिस्टिंग्विश क्रिएट करता है। मान लो अगर मैं यहां पर CLA1 पे कट लगाकर जीन डाल भी दूं तो ना एम्पिसिलिन को फर्क पड़ा, ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को फर्क पड़ा। और अगर दोनों को फर्क नहीं पड़ा तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या डिफरेंट हुआ हमारे प्लाज्मिड में? हमने मार्क कैसे किया अपना प्लाज्मिड? तो मार्क होगा ही नहीं। सो फॉर मार्किंग द प्लाज्मिड सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन a plasmid which is with the gene of interest and a plasmid which is without gene of interest, we need to have these four sites of PBr 322 to be used. बात क्लियर? दूसरी खास बात, जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड दोनों हमेशा एक ही साइट, एक ही टाइप के जो हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होते हैं, कभी भी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट नहीं होते। ये बात क्लियर है? तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है होस्ट सेल। होस्ट सेल जो होता है बच्चे, वो डीएनए क्लोनिंग करवाने में हेल्प करता है। होस्ट सेल के अंदर अगर हम बात करें, ये प्लांट्स का सेल भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया का भी हो सकता है, ये इकोलाई भी हो सकता है, और ये ईस्ट भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। होस्ट सेल के बाद बच्चे हमारे पास अब ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली हैं, एंजाइम, वेक्टर, होस्ट। अब हमने देखना है कि सबसे पहले ऐसा स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने क्या एक्सपेरिमेंट में किया जिससे हमें ये टेक्निक मिली। तो हमने ये टेक्निक समझनी है बच्चे। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लिया, और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। ये जीन थी, अगर हम बच्चे बात करें, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की। ठीक है, अब ये जीन प्रेजेंट थी। इन्होंने चाहा कि ये जीन सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से हम
ई कोलाई एशेरिया कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दें। सो दे वांटेड टू ट्रांसफर दिस जीन इनटू द ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर ये जीन क्या थी, ऑलरेडी एब्सेंट, बट अगर ये रेजिस्टेंट जीन आ गई तो यहां पर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मार्किंग हो जाएगी। क्या कि हम किसी और ऑर्गेनिज्म की जीन को उठाकर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की जीन के अंदर या दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर रख सकते हैं, और सिर्फ रख ही नहीं सकते, उस रखी हुई जीन से काम भी करवा सकते हैं। तो ये दो बातें थी। अब ये जो चीज हमने यहां पर देखी, ये इन्होंने सैलोमोनेला और ई कोलाई के बीच में क्यों की? क्योंकि दीज बोथ आर क्लोजली रिलेटिव, दीज बोथ आर क्लोजली रिलेटेड। तो इन्होंने क्या किया कि सैलोमोनेला टाइफीम्यूरियम से टेट्रासाइक्लिन की जीन को निकाला यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये जीन निकालकर इन्होंने प्लाज्मिड के अंदर डाली, और ये प्लाज्मिड था इको R1 का, विच वाज PS101, ये प्लाज्मिड था। इस प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन की जीन डालने के बाद इस प्लाज्मिड को इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कल बताया था, पहले बताया था क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ फॉरेन जीन इनटू द जीनोम ऑफ ए होस्ट। तो हमने ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड डाला, इको R1 का ही प्लाज्मिड है, ई कोलाई का ही प्लाज्मिड है विच इज PS101, और उसमें जीन कौन सी डाली, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और ई कोलाई के अंदर क्या दिखा, ई कोलाई ऑल्सो showed resistance against tetracycline, that is antibiotic। और इससे हमें क्या पता चला कि सैलोमोनेला की जीन हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ई कोलाई में। दिस वाज अ मार्केबल साइंटिफिक अचीवमेंट, और इसी साइंटिफिक अचीवमेंट को हम डिटेल में करते कैसे हैं वो हम समझेंगे प्रोसेस में। तो हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स आते हैं। नीट के एग्जाम में ना ये सारे स्टेप्स आपको कई बार जंबल करके दे देता है और बोलता है अरेंज करो। तो ये अरेंजमेंट आपके सामने पड़ा है। सबसे पहली चीज आप क्या करते हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ऑर्डर टू आइसोलेट द डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन निकालने के लिए तोड़ोगे ना डीएनए को, तोड़ोगे किस हिसाब से कि हमारी डिजायर्ड जीन अलग हो जाए और बाकी डीएनए जैसे टूट रहे टूट जाए। इस डिजायर्ड जीन के साइज को डिटरमाइन करते हुए आप इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आइसोलेट करते हो, अलग करते हो, और जो ये जीन मिलती है ये बहुत कम अमाउंट में होती है, इसीलिए आप इसको एम्पलीफाई करते हो। एम्पलीफाई मतलब मल्टीप्लाई कर कर बड़ा कर लेते हो, बहुत सारा नंबर बना लेते हो। मान लो जीन मिली 10, तो हम इस 10 को बिलियंस की टर्म के अंदर बड़ा कर लेंगे, इतना ज्यादा इसको रेप्लिकेट करवाएंगे। तो ये एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन करने के बाद हम इसको वेक्टर के साथ, वेक्टर यानी हमारे व्हीकल डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, अब हमारा ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। लाइगेशन होने के बाद क्या बन गया, ये आर डीएनए। आर डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। ये काइमेरिक डीएनए देन इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट, इट इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और होस्ट के अंदर, और जब हमने इंसर्ट किया तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हुआ या नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुई या नहीं, रिकम्बिनेंट डीएनए वाला ट्रांसफॉर्म हुआ या नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक को चेक करने को हम बोल देते हैं सिलेक्शन। क्या बोल देते हैं, सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन वाला पॉइंट बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। ये सिलेक्शन वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बात क्लियर। सिलेक्शन करने के बाद हम इसको ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवाने के बाद, ग्रो करवाने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं अप स्ट्रीमिंग। अप स्ट्रीमिंग का मतलब हमने ये स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया वो छोटी सी पेट्री डिश में किया। हम इसको कल्चर करते करते बायोरिएक्टर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे और फिर इसको करेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि हम डाउनस्ट्रीम करते हुए इसको अब क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। प्रोडक्ट निकाल कर उसको आइसोलेट कर कर, प्योरीफाई कर कर, क्वालिटी टेस्टिंग कर कर
मार्केट में सप्लाई करेंगे। ये सारी चीज क्या हुई, डाउन स्ट्रीमिंग। सो दिस इज द होल प्रोसेस। अब हम इस पूरी प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला स्टेप पता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सोर्स है, जो भी हमारे पास सोर्स ऑर्गेनिज्म है, उसमें से उसका डीएनए निकालने के लिए हम सोर्स को पहले ट्रीट करते हैं लाइएजीज एंजाइम्स के लिए, लाइसिस के लिए, जिसमें आप अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो उसको ब्रेक करोगे लाइसोजाइम से, प्लांट की सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई तो सेलुलेज से, और अगर फंगस की है तो काइटिन की तोड़ने के लिए काइटिनेज से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी जो है आप एंजाइम यूज करोगे, ब्रेक करोगे। फिर आप इसको ट्रीट करते हो आरएनए से, प्रोटीएज से, अमाइलेज से, लाइपेज आप यूज कर ही चुके हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। इन सब के बाद आप जो डीएनए बचता है, इस डीएनए को निकालने के लिए आप यूज करते हो एक चिलेटिंग एजेंट विच इज चिल्ड इथानॉल। और चिल्ड इथानॉल डालते ही आपको क्या दिखता है, द डीएनए प्रेसिपिटेट्स। डीएनए क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। और इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को आप एक नीडल की हेल्प से जो है आइसोलेट कर रहे होते हो, और ये नीडल की हेल्प से आइसोलेटेड होने वाला डीएनए, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्पूलिंग। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पूलिंग। तो होस्ट या सोर्स ऑर्गेनिज्म से जब आप किसी भी डीएनए को आइसोलेट कर रहे हो यूजिंग चिल्ड इथेनॉल, देन यू आर टेकिंग इट एज अ लूप। तो उस थ्रेड को, लूप को निकालने के लिए जो आप ये स्टिक यूज कर रहे हो, ये नीडल यूज कर रहे हो, उस टेक्निक को क्या बोलोगे, स्पूलिंग। क्लियर? स्पूलिंग की हुआ डीएनए अब आपने आइसोलेट कर लिया है। अब इस डीएनए को आप सूटेबल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करते हो, कट करने पे इसके आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स में आपको एक चीज पता होती है कि आपके डिजायर्ड डीएनए, जिसको हम और भी क्या बोल देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो आपने डिजायर्ड डीएनए का जीन है, इसके साइज को पहले से एस्टिमेट करके रखते हो। प्रोटीन का साइज पता होता है, प्रोटीन के साइज से उसका जो है कोडोन का साइज, उसके जीनोम का साइज का आपको आइडिया मिलता है। उस आइडिया से आप इस डिजायर्ड जीन के स्ट्रक्चर को जो है फ्रेगमेंट में से निकालना चाहते हो। प्लस जो भी आपका वेक्टर है, वेक्टर को भी आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करोगे, कट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमने डीएनए और वेक्टर को कट करना है, तो क्या अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होंगे या सेम? तो क्या याद रखना है, हमेशा कैसे यूज होंगे, सेम, कभी भी अलग अलग यूज नहीं होंगे। क्या ये बात क्लियर है? दोनों में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या यूज होगा, बिल्कुल सेम। आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी, राइट? अगर आपने ये स्टेप कर लिया है, डिजायर्ड डीएनए जीनोम का आपको साइज भी पता है, तो अब आपको अगला स्टेप करना है, और वो है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स यूजिंग द जेल। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बच्चे आप यूज करते हो एक टेक्निक का नाम है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहता है सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? आपको पता है कि डीएनए जो होता है, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, so it will move from negative towards positive, that is from cathode to anode। and डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, अगर आप इसको कोई ऐसा मीडियम ट्रेवल के लिए दो जिसमें मोटा मॉलिक्यूल और छोटा मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएं, तो ये दोनों को आप किस बेसिस पे सेपरेट कर सकते हो? इन दोनों को आप इनके साइज के बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। अब ये साइज के बेस पे सेपरेट होगा कैसे? जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, इनमें से कोई फ्रेगमेंट बहुत छोटा है, कोई फ्रेगमेंट बहुत बड़ा है। आप इन सभी फ्रेगमेंट्स को एक एग्रोज जेल के मीडियम को एग्रोज जेल के मीडियम के अंदर रन करवाओगे। एग्रोज क्या करता है?
एग्रोस बच्चे एक नेचुरल पॉलीमर है जो सीवीड से हमें देखने को मिलेगा। ये जो नेचुरल पॉलीमर एग्रोस हमारे पास होता है, ये कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट एक सीव बनाता है। सीव मतलब जाली। अगर एग्रोस ज्यादा डाल दिया पानी में तो जो जेल बनेगी उसमें बहुत पतली पतली हमें सीव देखने को मिलेगी, बहुत पतली सीव होगी। बट अगर आपने यहां पर एग्रोस की कंसंट्रेशन को कम किया तो ये सीव थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी, राइट। अब ये जो जाली होती है, जाली का एक इफेक्ट होता है। जाली जो है वो छोटे पार्टिकल्स को मूव करने को अलाउ करती है, पर बड़े पार्टिकल्स को मूव करने में अलाउ नहीं करती। सिमिलरली आप देखोगे कि यहां पर भी जो सीविंग इफेक्ट आ रहा है, सीविंग इफेक्ट मतलब जो जालीदार इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है जेल का, वो स्मॉलर पार्टिकल को तो अलाउ करेगा बट लार्जर पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। क्या कर लेगा? ट्रैप। जब हम वेल्स के अंदर डीएनए को लोड करते हैं, डीएनए को वेल्स के अंदर जब हम लोड करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर हमारा जो डीएनए है वो इस वेल के अंदर गया। तो बेसिकली एक जेल की हम जेल बनाते हैं। जेल के अंदर हम अंदर की तरफ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, कॉम्स यूज करते हैं, और कॉम्स से क्या बनते हैं? वेल्स। इन वेल्स के अंदर हमारा डीएनए जो है वो लोड होता है। डीएनए को हम इसमें एंटर करवाते हैं, जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है सोर्स का, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लगती है। एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, एक तरफ पॉजिटिव। और इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम क्या देखेंगे कि यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम क्या देखेंगे, यहां पर जेल रन होती है। अब ये जो जेल के अंदर डीएनए रन हो रहा है, ये डीएनए सीविंग इफेक्ट की वजह से एक इफेक्ट शो करेगा कि जो मोटा मॉलिक्यूल है वो पीछे रह जाएगा और छोटा मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल विल रन फास्टर एंड मूव अहेड। कैसे? अब आप बच्चे घर के अंदर भी देखते हो, जो घर के अंदर आपके दरवाजे होते हैं, एक तरफ हम जाली वाला दरवाजा रखते हैं, एक तरफ हम दूसरा दरवाजा रखते हैं, लक्कड़ वाला, शीशे वाला, राइट, ऐसा कुछ। अब उसमें होता क्या है, जो जाली वाला दरवाजा उसका एक पर्पस होता है कि हवा बाहर से आती रहे, वेंटिलेशन बना रहे, लेकिन मॉस्किटो फ्लाइज ना आ पाए। पर अगर वो जाली बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें डेंस हो जाएगी, तो वो इतनी ज्यादा डेंस अगर हो गई तो उसमें से शायद हवा भी क्रॉस ना कर पाए। और अगर वो थोड़ी जरूरत से कम डेंस रही और ज्यादा फैल गई तो उसमें हो सकता है कि वो जाली का पोर साइज इतना बड़ा हो जाए कि मॉस्किटो भी पास कर जाए और फ्लाइज भी पास कर जाए। तो हमें पोर साइज को दिखाना है, और ये पोर साइज डिसाइड होता है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोस। आगे बच्चे अगर हम बात करें, ये जेल रन होती है, जेल के अंदर जो हमारा डीएनए है वो रन होता होता अपने स्टैंडिंग पॉइंट तक आता है। हम इस स्टैंडिंग पॉइंट में इन डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए इस डीएनए को डाई करते हैं विद द डाई विच इज कॉल्ड एथिडियम ब्रोमाइड। ये ETBr जो हमारे पास होता है, ETBr एथिडियम ब्रोमाइड, ये डाई का एक काम है कि डीएनए को कलर देना। और ये कलर ऐसा ही नहीं है कि आप नॉर्मली देखोगे तो दिखेगा, इट विल बी ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट। तो यूवी लाइट के अंदर जब हम जेल को रखते हैं तो पहले जेल में कुछ नहीं दिख रहा हमें, ऐसा जेल को हमने यूवी लाइट में रखा, जेल के अंदर जो हमारा डीएनए उसको एथिडियम ब्रोमाइड हमने पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। एथिडियम ब्रोमाइड और जो डीएनए वो बाइंड कर चुके हैं, बाइंड इंटरकैलेटेड फॉर्म में। जब ये यूवी लाइट में आएंगे तो ये कलर देंगे, और ये कलर होगा ब्राइट ऑरेंज कलर, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख पा रहे हैं यहां पर, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये क्या है हमारे पास? दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हमें ये डीएनए फ्रेगमेंट्स के ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। हम इनमें से जो हमारा वाला डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है, जिसका हमें साइज अप्रोक्सीमेशन में पता है, हम उस डीएनए को सेपरेट करेंगे, और इस डीएनए को जेल में से सेपरेट करने की टेक्निक को हम बच्चे बोल देते हैं एल्यूशन। क्या बोल देते हैं? एल्यूशन। तो जो हम डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने की बात करें तो वर्ड आएगा एल्यूशन। बट जब हम डीएनए को सोर्स ऑर्गेनिज्म के सेल से आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास जो वर्ड आएगा बच्चे, वो वर्ड होगा हमारे पास स्पूलिंग। क्या वर्ड होगा? स्पूलिंग। स्पूलिंग के अंदर आपने यूज किया था चिल्ड इथेनॉल, और वो आइसोलेट हुआ था सोर्स डीएनए के पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर से। और यहां पर एल्यूशन में आप आइसोलेट कर रहे हो डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को, और कहां से आइसोलेट कर रहे हो? जीनोम डीएनए फ्रेगमेंट्स के स्ट्रक्चर्स में से विच आर प्रेजेंट इनसाइड दी जेल। जेल के अंदर से आप सेपरेट कर रहे हो। ये बात क्लियर है?
अब इन सभी चीजों के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन। व्हाई एम्प्लीफिकेशन? हमें जो डीएनए मिल रहा है वो किलो किलो में तो मिल नहीं रहा, वो तो बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है, नैनोग्राम्स में मिल रहा है, राइट। और ये जो डीएनए हमें मिल रहा है, हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा क्या कर लें, एम्प्लीफाई कर लें, इसकी अमाउंट को बढ़ा लें, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो, इजी हो। इसी एम्प्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसका नाम है पीसीआर। पीसीआर जो होता है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इट इज दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बेसिकली एक मशीन है जो कैरी म्यूलिस ने डेवलप की। इसके अंदर होता क्या है, हमारी इस पीसीआर के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है अनीलिंग, और तीसरा होता है एक्सटेंशन। ठीक है, इन तीनों स्टेप्स से अगर हम बच्चे बात करें तो ये प्रोसेस हम कर पाते हैं। आपको याद क्या रखना है कि इस पूरी जो रेफरेंस है, इस पूरे रेफरेंस पॉइंट के लिए जो मेन चीज है वो है Taq polymerase, which is a type of DNA polymerase observed from an organism called as Thermus aquaticus, और इसी नाम के ऊपर इसका नाम रखा हुआ है Taq polymerase. T from the genus Thermus aquaticus is from AQ, that is from species. Taq polymerase जो है ये हमारा एक ऐसा इंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, डीनेचुरेट होने से बचा रहता है या अपनी फंक्शनल एक्टिविटी को मेंटेन कर पाता है, जिस वजह से इस एंजाइम को यूज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर दिस टेक्निक। व्हाई? इन दिस टेक्निक वी आर बेसिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए इन अ वेरी फास्ट मैनर। हाउ? लेट्स सी, देयर इज दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट। जब हम इसको डीनेचुरेट करते हैं तो हम इसको 92 टू 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है रिलाई करते हैं। इस टेम्परेचर पर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होकर दोनों साइड का डीएनए क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड। फिर हम इसको डीनेचुरेट करने के बाद 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस की एक रेंज के अंदर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस रेंज के अंदर आते ही हमारे पास प्राइमर्स, देयर इज यूज ऑफ 2 सेट ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स आर बेसिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगो मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है जो हमने डिजाइन किया है आर्टिफिशियली सो दैट इट कैन हेल्प इन दिस प्रोसेस। ये प्राइमर्स बाइंड होते हैं और ये हमेशा बाइंड होते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, और यहां पर ये बाइंड होते हैं एनिलिंग के टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, देन वी प्रोसीड टू द थर्ड स्टेप, एक्सटेंशन, और ये हमेशा होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 72 डिग्री सेल्सियस। 72 डिग्री सेल्सियस पे टैक पॉलीमरेज काम करता है। और टैक पॉलीमरेज बेसिकली क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जो प्राइमर है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को जो है ऐड करता जा रहा है। तो आप इस टेक्निक में देख पा रहे हो क्या क्या चाहिए। पहले तो डीएनए फ्रेगमेंट जिसको आपने एम्पलीफाई करना है, दूसरा आपको टैग पॉलीमरेज चाहिए, तीसरा न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल हैं, और चौथा आपको यहां पे चाहिए प्राइमर्स का सेट, और पांचवा यहां पर एक मैग्नीशियम भी चाहिए विच हेल्प इन दिस होल प्रोसेस। और बच्चे इस पूरी प्रोसेस को आप अगर साइक्लिक मैनर में रिपीट करते जा रहे हैं तो 30 बार के बाद आपको ये 1 बिलियन कॉपीज की डीएनए प्रोवाइड करेगा। क्यों? 1 से 2 बने, 2 से 4, 2 से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, इस तरह से 512, 1024, इस तरह से प्रोसेस चलते चलते जब 30 साइकिल कंप्लीट करती है तो कितने कॉपीज बना देती है? 1 बिलियन कॉपीज। कितनी कॉपीज बना देती है? 1 बिलियन कॉपीज। ये बात क्लियर है। इस पीसीआर से हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट किया। इसके ऊपर नीट 2025 में क्वेश्चन भी आया था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखना बच्चे, यहां पर स्टार्टिंग में हमारे पास 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड को हम जितने नंबर ऑफ साइकिल, n इज द नंबर ऑफ साइकिल, जितने साइकिल्स के लिए चलाएंगे उतनी पावर में ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा अपना स्क्वायर करते जा रहे हैं। हाँ या ना? तो इट इज 2n। बात क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारे पास बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, राइट, और वेक्टर भी है। दोनों को हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया हुआ है।
हम इन दोनों को लाइगेट करेंगे, और लाइगेट करने के लिए हमारा वही एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। क्या एंजाइम है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। दिस इज दी वेक्टर। वेक्टर के साथ साथ देयर विल बी दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये दोनों मिलाकर जो यहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे आर डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि इस रिकम्बिनेंट डीएनए को एंटर करवाएं होस्ट सेल के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर की हेल्प से भी हो सकती है एंड इट कुड बी वेक्टरलेस। वेक्टर की हेल्प से होती है, जैसे प्लाज्मिड की हेल्प से हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है हॉट शॉक मेथड। जो हॉट शॉक मेथड है बच्चे, वो बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड है? जो हॉट शॉक मेथड है इट इज बेस्ड अपॉन डाइवेलेंट आयन कैल्शियम क्लोराइड, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम के आयन, जो हेल्प करता है डीएनए को और सेल को पास लाने में। हम इस मेथड में हमारे होस्ट को पहले आइस के मीडियम पे रखते हैं, कोल्ड टेम्परेचर, जिसमें उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाती है। फिर हम उसको हॉट का शॉक देते हैं। हॉट शॉक का मतलब 42 डिग्री सेल्सियस पे उसको शॉक देते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं। आइस कोल्ड इन्वायरमेंट से जैसे ही वो 42 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम से डायलेट कर जाएगी और पूरे के पूरे सेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स बनेंगे, और अगर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए वाला वेक्टर इसके आसपास घूम रहा है तो वो भी अंदर इंसर्ट हो जाएगा। पहला मेथड है। इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम यूज किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम की खास बात क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं ये इनको नेचुरली इन्फेक्ट करता है, और हम इसी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करते हुए एग्रोबैक्टीरियम को डिसआर्म करते हुए यूज करते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। सिमिलर मैनर में हम एनिमल्स के अंदर यूज करते हैं रेट्रोवायरस। हमने देखा रेट्रोवायरस के अंदर एक खास कैपेबिलिटी क्या होती है, जैसे एचआईवी है, वो क्या करता है? बॉडी के अंदर आता है, हमारे जीनोम का हिस्सा बनता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली अगर हम एनिमल्स के अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कोई भी रेट्रोवायरस उठाया, उसको डिसआर्म किया, डिसआर्म यानी उसके अंदर हमने अपना जो डिजायर्ड जीन है उसको एंटर करवाया। एंटर करवाने के बाद हमने उसको इंसर्ट कर दिया किसके अंदर? इनसाइड दी होस्ट, और जैसे ही वो होस्ट के अंदर गया उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। शुरू करना मतलब प्रोटीन बनाना शुरू किया। वेक्टरलेस मेथड के अंदर हम पैग यूज करते हैं। पैग एक बच्चे केमिकल है जो दो प्रोटोप्लाज्म को मिक्स करने में हेल्प करता है। हमारा वेक्टर डीएनए और न्यूक्लियस को मिक्स करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा बच्चे हम इसके अंदर वेक्टरलेस के अंदर यूज कर सकते हैं बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक के अंदर हम बच्चे क्या करते हैं? बेसिकली जीन गन मेथड इसको बोलते हैं। हम इसके अंदर गोल्ड या टंगस्टन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं, डीएनए को उसके ऊपर कोट करते हैं, कोट करने के बाद दूर से शूट करते हैं प्लांट सेल की तरफ, और प्लांट सेल में वो एंटर कर जाता है। ये हम सभी सेल्स के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्लांट सेल को बहुत ज्यादा रिजिड या बहुत ज्यादा स्टेबल होना जरूरी है, और ये स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है प्लांट के अंदर। बाकी सेल्स के अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं होती। एनिमल्स के अंदर हम ये यूज नहीं कर सकते, हम ये बैक्टीरिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, और वही इस टेक्निक से जो इंपैक्ट आ रहा है उसको सर्वाइव कर सकते हैं और आगे हमारा मेथड सक्सेसफुल बना सकते हैं। बायोलिस्टिक के अलावा आ जाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के अंदर हम इंजेक्शन में डीएनए को भरते हैं और माइक्रो इंजेक्शन से न्यूक्लियस में सीधा इंसर्ट कर देते हैं। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड। इन सभी मेथड से हमने ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक से ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक के अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम वाली टेक्निक है ये थोड़ी सी खास है हमारे लिए। कैसे? जो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिन्स होता है, इस एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिन्स की एक बात होती है कि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिन्स के अंदर एक जीन होती है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब यहां पर होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्या नाम होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये टीआई प्लाज्मिड जो हमारे डाइकोट हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करके एक डिसीज करता है जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल। क्या बोलते हैं? क्राउन गॉल।
अब इसमें हमें एक चीज पता चल रही है कि टीआई प्लाज्मिड के पास एक ऐसी वायरुलेंट जीन है, एक ऐसी ट्यूमर कॉज करने वाली जीन है जो एक तो सेल में एंटर कर पा रही है और एंटर करके उसके जीनोम को ऑल्टर कर पा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना रिकम्बिनेंट डीएनए वाला जो फ्रेगमेंट है, हमारा जो डिजायर्ड जीन का फ्रेगमेंट है, उसको लाएंगे, डिजायर्ड जीन को लाए, इस जीन को टीआई प्लाज्मिड में लाएंगे और टीआई प्लाज्मिड का जो ट्यूमर इफेक्ट है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, इंसर्शनली इनएक्टिवेट। तो ट्यूमर की मान लो जीन थी, हमने उसके अंदर अपनी जीन लगा दी, अपनी जीन लगाते ही जो ट्यूमर की जीन है वो टूट गई, ट्यूमर की जीन जो है वो टूट गई और ये ट्यूमर कॉज करने वाली प्रॉपर्टी खो गया। पर हमने प्लाज्मिड की जो वायरुलेंस की प्रॉपर्टी थी, वायरुलेंस का मतलब प्लांट सेल के अंदर एंटर करने की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को कभी भी कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं की, जिसके कारण हमारा जो ये जीन है इसके अंदर वायरुलेंट जीन हमारी प्रेजेंट है, ओरी भी प्रेजेंट है, सिर्फ तोड़ी कौन सी जीन, टीआई जीन। और जब ये सेल के अंदर गया तो वहां पर जाकर इसने चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद क्राउन गोल नहीं होगा, पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट के अंदर आ जाएगा और हमारा प्लांट क्या बन जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इन सभी चीजों के बाद यही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का फिनोमेना आया। यहां पर हमें करना है इनका सिलेक्शन, हमें करना है इनका सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा, ध्यान से समझो। सिलेक्शन के अंदर बच्चे आप देखो पहले हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में ये वेक्टर है, फॉरेन जीन है, हमने इनको तोड़ा एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ने के बाद हमने इन दोनों को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज से जोड़ने पर हमें दो चीजें मिल सकती हैं, या तो डीएनए लाइगेज वेक्टर को ही वेक्टर से जोड़ देगा या वेक्टर को डिजायर्ड जीन से जोड़ देगा। अगर इसने वेक्टर को वेक्टर से जोड़ा तो वो तो कोई रिकम्बिनेंट बना ही नहीं, वो क्या बना, नॉन रिकम्बिनेंट। बट अगर इसने वेक्टर से जोड़ा तो वो हमारा चाहा हुआ प्रोडक्ट बना, विच इज रिकम्बिनेंट वेक्टर डीएनए। पॉसिबिलिटीज तो दो है ना, आपने इस पार्ट को बोला इस पार्ट से जुड़ो, जब जोड़ने को बोला तो पार्ट आपस में जुड़ गया, ये बाहर रह गया, तो ये क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट। बट अगर आपका ये वाला राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के जो पार्ट्स हैं वो आपस में जुड़े तो आपका ये क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए। वही चीज यहां पे हो रही है। अब आप इस रिकम्बिनेंट डीएनए की क्या करवाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करवाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, ध्यान से देखना। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आपके पास अब आप सेपरेट नहीं कर सकते, रिकम्बिनेंट भी प्रेजेंट है और नॉन रिकम्बिनेंट भी। आपके पास जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट दोनों मिक्स है ना, दोनों ऐसा तो है नहीं अलग अलग चल रहे हैं। आपको जब वो डिश में पता ही नहीं है कि कौन रिकम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकम्बिनेंट, तो क्या करोगे, दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे। आपने दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाई, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ट्रांसफॉर्मेशन हुई पर किसकी हुई, नॉन रिकम्बिनेंट। दूसरी, ट्रांसफॉर्मेशन हुई पर किसकी होगी, रिकम्बिनेंट। और तीसरी, ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं। यहां भी कौन सा कोई गारंटी है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ना ही हो। तो जब आपने एक चीज की तो ये तीन अलग अलग चीजें बन गई। अब आपको इन तीनों में से चाहिए कौन सा, सिर्फ रिकम्बिनेंट, ना ही नॉन रिकम्बिनेंट चाहिए ना ही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आप ये करोगे कैसे, आप इन जीन्स के लिए पहले एक एंटीबॉडी उठाओगे, जैसे एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन क्यों उठाई, जो हमारे पास यहां पर जीन्स थी वो एम्पिसिलिन की थी और टेट्रासाइक्लिन की। स्टार्टिंग में जो हमारा फॉरेन डीएनए पड़ा वो कहां पड़ा, टेट्रासाइक्लिन वाली साइड, यानी बाम H1 वाली साइड पर। बाम H1 होता या साल 1 होता तो दोनों इसी साइड आते, तो इससे जीन कौन सी टूटी, टेट्रासाइक्लिन। पर एम्पिसिलिन को कुछ नहीं हुआ। नीचे अगर आप देखोगे तो हमारा नॉन रिकम्बिनेंट में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों साफ पड़ी हैं, बट रिकम्बिनेंट में एम्पिसिलिन तो है पर टेट्रासाइक्लिन टूट चुकी है। वो क्या हो चुकी है, इंसर्शनली इनएक्टिवेट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन विद इन सेलेक्टेबल मार्कर जीन ऑफ वेक्टर, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर जीन बिकम्स इनएक्टिव और लूज देयर फंक्शन। ये जीन क्या होगी, इनएक्टिव होगी या उसका फंक्शन क्या हो गया, खत्म। तो आपको एक चीज पता है कि आपका नॉन रिकम्बिनेंट एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी। आपका रिकम्बिनेंट एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है। क्या ये बात क्लियर है,
ये बात क्लियर है। और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं, ना ही उसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट है ना ही टेट्रासाइक्लिन, तो तीन अलग अलग केस बन गए। तो बच्चे आपने पहले ही यूज की एम्पिसिलिन जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर रही है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की डेथ करवा रही है, और ट्रांसफॉर्मेंट दोनों को अलाइव रख रही है, दोनों को क्या रख रही है, अलाइव। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसमें यूज करोगे टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन यूज करते ये वाली तो बचेगी, ये वाली ना बचे। आपको इनमें से पता चल गया कि हमारी कौन सी रिकम्बिनेंट है। जो रिकम्बिनेंट आप उसको सेल्स को आइसोलेट कर लोगे। सेल्स को आप आइसोलेट करते हो बच्चे हमेशा मास्टर प्लेट से, और जो आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है वो चल रहा होता है हमेशा कॉपी प्लेट पर। बहुत सारे बच्चों का ये एक्सपेरिमेंट पे स्टेप पे क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो जीन ही मार दी, आपने तो सेल ही मार दिया, तो आप उसको निकाल लोगे कैसे? तो हम ये सेल का एक्सपेरिमेंट कॉपी पे कर रहे हैं, हम उसकी मास्टर को कुछ भी नहीं छेड़ रहे। कैसे? आपके पास एक फेयर होती है, एक रफ होती है। फेयर में आप सिर्फ साफ साफ अपना असल काम करते हो, रफ में आप बहुत कुछ लिख देते हो। जब क्लास में बोर हो रहे होते हैं तो गेम्स भी खेल देते हैं, है ना, सुडोको भी खेल देते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें उसी के ऊपर चल रही होती हैं। सिमिलरली यहां पर भी हम जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं? कॉपी हुई प्लेट पर, कॉपी की हुई प्लेट पर। और जो हमारी मास्टर प्लेट है उसको छेड़ हम नहीं रहे, जिस वजह से जब हमें पता चला कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट डीएनए की लोकेशन क्या है, तो हम उसको सिलेक्ट कहां से कर लेंगे? मास्टर प्लेट से। मास्टर प्लेट से सिर्फ वो पोर्शन उठा लेंगे जहां हमें पता चला कि हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए वाली सेल्स प्रेजेंट थी। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? इन सभी को करने के बाद अब हमारे पास जो ये सेल है विद रिकम्बिनेंट डीएनए, राइट, रिकम्बिनेंट डीएनए वाला जो सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, इस सेल को अब हमने करना है ग्रो। ग्रो करने के लिए हम इसको अपस्केल करेंगे। अपस्केल करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसको बोलते हैं बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है स्पार्ज टैंक, एक होता है स्पार्ज टैंक। दोनों में फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, पहले समझ लो होता क्या है। बायोरिएक्टर बच्चे एक स्टरलाइल किया हुआ टैंक है जिसके अंदर एक मोटर है जो इंपेल कर रही है पूरे मिक्सचर को घुमाने के लिए, प्लस एसिड बेस का पीएच कंट्रोल है, स्टीम है, स्टीम के साथ साथ फॉर्म ब्रेकर है कि झाग ना बने उस पर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ना होनी स्टार्ट हो, एरोबिकली ग्रो करता रहे हमारा मीडियम। साथ ही साथ हम देखेंगे कल्चरल ग्रोथ होगी, स्टरलाइज एयर भी मिल रही होगी। इसके साथ साथ एक तरफ से हम मीडियम डालेंगे और दूसरी तरफ से जो मीडियम है उसको निकालने के लिए इफ्लेक्ट यूज करेंगे, और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए थर्मल जैकेट्स होंगी, सेंसर्स होंगे, सिस्टम मॉनिटर्स होंगे। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल में भी है, स्पार्ज में भी है। पर सिंपल में एक खास चीज क्या है कि जो एयर है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं होती, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इंश्योर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी एरोबिक एयर को इंश्योर करने के लिए हमने क्या यूज किया? एक स्पार्जर। ये स्पार्जर बच्चे बेसिकली एक प्लेट है जिसके अंदर छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, और इन बबल्स की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इस एक्सचेंज की वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन हम इंश्योर कर पा रहे हैं। तो स्पार्ज टैंक जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को ज्यादा अच्छे से करवाता है, पर सिंपल टैंक ऐसा हमें ज्यादा अच्छे से करने से नहीं हेल्प कर पाता, रोक पाता है। क्या ये बात क्लियर? अब हमने बायोरिएक्टर में ये ग्रोथ करवाई। ग्रोथ होने के बाद हम करेंगे इसकी डाउन स्ट्रीमिंग। क्या करेंगे हम? इसकी डाउन स्ट्रीमिंग। बच्चे डाउन स्ट्रीमिंग के अंदर याद रखना, डाउन स्ट्रीमिंग के अंदर होता क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं बच्चों? प्योरीफाई करते हैं। कैसे प्योरीफाई करते हैं? हम अपने प्रोडक्ट के अंदर जो डिजायर्ड जीन वाला प्रोडक्ट है, जो इफ्लेंट निकल रहा है, जो सेल्स बाहर आ रहे हैं, उन सेल्स में से पहले तो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करने के बाद उसको क्वालिटी चेक करके टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के अंदर उसके एनिमल टेस्ट, फिर ह्यूमन टेस्ट, अप्रूवल्स, ये सब आते हैं। अप्रूवल होने के बाद हम फिर जो प्रोडक्ट आता है उसको हमेशा क्वालिटी टेस्ट करने के बाद मार्केट के अंदर सप्लाई करेंगे, और सप्लाई करने से पहले, क्वालिटी टेस्ट करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्रिजर्वेटिव। तो समझो पहले क्या हुआ? प्रोडक्ट आया,
आपने उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करवा के टेस्ट करवा दिया, टेस्ट होने के बाद जब वो पास हुआ, पास होने के बाद आपने उसमें डाले प्रिजर्वेटिव, क्वालिटी चेक की, क्वालिटी चेक करने के बाद उसको क्या किया, मार्केट के अंदर सप्लाई। अब इसमें आपने किया क्या, बहुत बड़े टैंक से प्रोडक्ट निकालकर छोटी सी कैप्सूल में या छोटी सी इंजेक्शन के अंदर भर दिया, तो बड़ी से छोटी की तरफ आ रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम, और जब आप कल्चर की प्लेट को बड़े रिएक्टर तक लेकर जा रहे हैं तो वो क्या था, अपस्ट्रीम। बायोरिएक्टर तक लेकर आना प्रोडक्ट अपने होस्ट सेल को, वो क्या है, अपस्ट्रीम। बायोरिएक्टर से निकालकर छोटी सी वायल के अंदर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लेकर आना, वो क्या है, डाउनस्ट्रीम। ये बात क्लियर है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्लियर है। इसी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम बायोटेक के रिलेटेड या बायोलॉजी के अंदर बाकी कंसेप्ट्स के ऊपर भी, टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशंस कर पाएं। आपका पर्पस होना चाहिए कि आपको नीट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो उसके बारे में जरूर कमेंट में बताएं, उस चीज को हम और अच्छे से इलैबोरेट करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।